इस बात को इस तरीके से समझ लें। बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और गंभीर भी है, चिंताजनक भी है। ये व्यक्ति 1989 नवंबर में भारत का गृह गृह मंत्री मंत्री। बनता है। गृह मंत्री बनता है, 5 दिनों के अंदर इसने अपनी बेटी को अगवा करवा देता है। 5 दिनों के यस अंदर। यस यस। उसके बाद से ग्लोबल जिहादी आ जाते हैं। ये गृह मंत्री होता है, फारूक अब्दुल्ला वहां पे मुख्यमंत्री होता है। ग्लोबल जिहाद आ जाता है, पूरा स्टेज सेट हो जाता है। 90 के आते आते तक वहां से इनका पलायन हो जाता है। हिंदुओं का कश्मीर घाटी से सबसे सातवां पलायन इसमें, 5 लाख पलायन लोग। हो जाता है। उसके बाद ये, जब ये एग्जोडस होता है, तो उसके बाद इसने इनको रेडिकलाइज करना उस समय भी इन लोगों ने शुरू किया था। तो एक सुरनकोट में एक जगह है हिल काका, वो बिल्कुल ये बकरवाल मिलिटेंट्स का वो एक गढ़ हो गया था। और इतना हुआ कि आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्प विनाश। कोई 15,000 ट्रुप्स उसमें हिस्सा लिए थे। तो ये बात, ये धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन बढ़ती गई। उसके बाद ये रेडिकलाइजेशन के बाद इस क्या होता है कि ये, अब हम आते हैं महबूबा मुफ्ती पे। अब था क्या कि ये जितने बकरवाल थे, इनके जरिए अब ये हिंदुओं का जम्मू से एक्सोडस करवाने की कोशिश में थे। और वो किस तरह, हम और आप गए थे अभी, कम से कम 3-4 दौरा हमने किया यस है यस। 370 हटने के बाद। और तमाम लोगों ने ये कहा, हिंदुओं ने, कि अगर 370 नहीं होता तो हम भी पलायन कर जाते। और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि महबूबा मुफ्ती ने पॉलिटिकल टेररिज्म के द्वारा, इसको आप पॉलिटिकल टेररिज्म कहेंगे, उसके द्वारा इसने जगह जगह पर बकरवाल को फॉरेस्ट की जितनी लैंड है वो देनी शुरू कर दी। उसने कहा कि जो भी, जहां भी आपको वो होता है, आप उसको कब्जा कर उसमें लो, उसमें ठीक है। उसमें एक बात और जोड़ना हाँ। चाहता हूँ कि जब ये रोशनी एक्ट आया सर, हम्म। तो उसमें आप सोचिए कि ये ऑफिशियल बात है कि जितने भी, क्योंकि सबको मालूम था कि रोशनी एक्ट के तहत उसमें जिन लोगों ने जमीन घेरी, आप सोचिए कि इन्होंने सरकार की तरफ से तो उसको नहीं किया, लेकिन ये ऑर्डर निकाला, ऑफ द रिकॉर्ड ऑर्डर था ये, कि उनसे कोई जमीन खाली नहीं कराई जा सकती और पुलिस में शिकायत नहीं हो सकती। और पुलिस वालों को हिदायत दे दी गई कि अगर इसमें कोई करेगा तो उस पर एक्शन होगा। तो ये तो बहुत ऑर्गेनाइज था, बहुत ब्लेटेंट जी ऑर्गेनाइज था सर जी ये जी। तो। जी सर। तो ये यहाँ पर इन्होंने जो काम बाप ने छोड़ा था, हाँ, उसने तो कश्मीर का किया। उन्होंने कश्मीर वैली का किया, हाँ, इन्होंने ये यहाँ पर करने की कोशिश की। तो जिस रोशनी एक्ट की आप बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके जरिए, अब आपने बताया कि किस तरह से रोशनी, तथाकथित रोशनी पैदा करने के के लिए। लिए इन्होंने कहा कि जो भी ये गुज्जर जो है, ये गुज्जर या बकरवाल, जो ये अमूमन क्या होता है कि ये गर्मियों में वो चले जाते हैं पहाड़ों के ऊपर में अपनी पूरी, मतलब जानवर लेकर, और सर्दियों में नीचे उतरता। ये नीचे उतरते हैं और ये सिलसिला चलता है। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम जमीन पकड़ लो। और उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि तुम जमीन पकड़ लो, ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन जो है, क्योंकि उधर एलओसी पे बहुत मुश्किल है, तो यहां पे जमीन पकड़ लो ताकि इन्फिल्ट्रेशन में आप हमको मदद कर सको। और ये रोशनी एक्ट 2001 में फारूक अब्दुल्ला का लाया हुआ है। तब से लेकर अब तक रोशनी नहीं नहीं आई। नहीं, रोशनी नहीं आया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कठुआ रेप केस जब 2018 में हुआ, तो बहुत वहां पर जो डोगरा लोग थे वो सब, उनमें जागृति आई और सभी एक साथ हाई कोर्ट में गए इस रोशनी एक्ट के खिलाफ में, उसके 1 महीने के बाद में।
तो उसने एक महबूबा मुफ्ती ने एक ट्राइबल वेलफेयर मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि ये तय हुआ कि अगर हाई कोर्ट एविक्शन ऑर्डर्स भी दे देती है तो जेएन के पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल ऑफिशियल और बिल्कुल। अब आप बताइए कि ये क्या, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा, कुछ नहीं, वहां किसी को समझ ही नहीं ठीक है रहा सर, वो किसी को समझ ही नहीं। तो ये था रोशनी एक्ट। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी पूरी इन्होंने डिटेल्स लिखी है मधु किश्वर जी ने। अभी कठुआ का केस क्या था, आपको नटशेल में मैं एक बता दूं कि 2018 की बात है। 2018 जनवरी में एक लड़की थी, मुसलमान लड़की, आसिफा बानो, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लेना चाहिए, नाम तो नहीं लूंगा उनका, वो उस पे भी मैं आऊंगा मैं, कि 8 साल की इसकी उम्र थी, कहते हैं 8 साल की उम्र थी, और इसका बलात्कार हुआ। अब वो कहते हैं कि बलात्कार में एक 60 वर्षीय सांझी राम, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, उस इलाके का बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी, उस मंदिर का, एक जो मंदिर जहां हम और आप गए थे वहां का पुजारी, उन्होंने कहा कि इसने अपने बेटे और भतीजे का नाम था शुभम, उसके साथ मिलकर उसने ये पूरा बलात्कार किया इसका। और कोई उसके बाद 7 लोग 8 लोगों के खिलाफ 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुआ, उसमें बाकी को सजा, एक बच गया। और वो इसका बेटा बच गया जिसका नाम था विवेक, वो इसलिए बच गया, इसलिए नहीं कि वहां के लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की और ये की, जी न्यूज के इन्वेस्टिगेशन के कारण ये बच गया, वो वहां था ही नहीं, उन्होंने पूरी प्रूफ कर दी कि वो लड़का इधर ही मेरठ में था और एटीएम से पैसे निकाले थे, वो तमाम सारी तो वो बच गया, ठीक है ना। उसको पहले राउंड में तो फंसा दिया था। हाँ पहले, और उसमें उसको भी कोर्ट दे, लेकिन मतलब इससे कोर्ट कह रहे हैं कि मतलब अगर वो उसको भी फंसा देते ना तो बेशर्मी की हद हो जाती, ठीक है ना। वही तो मैंने कहा कि पहले तो आपने बेशर्मी तो हुई, लेकिन वो सारी हदें पार कर जाती। तो ये इनको फिर ये 10 जून को 7 में से 6 लोगों को सजा सुना दी गई। अब पुष्पेंद्र जी, इस पुस्तक में मैंने कहा कि ग्राउंड पर जाके, जमीन पे जाके मधु किश्वर जी ने पूरी तहकीकात की है। अब वो कहते कि पहले आया एक व्यक्ति, उसका नाम था अशरफ, उसने कहा मैं इसका लड़की का पिता हूं, तमाम स्टेटमेंट दिए उसने, इधर उधर वक्तव्य दिया, पूरे उछाले गए, लेकिन अभी अशरफ का पता ही नहीं। सर जब स्टेट इन्वॉल्व होती है तो फिर तो चीजें ऐसी होती हैं। उसके बाद ये पता चला कि एक इफ्तिकार नाम का आदमी है, बुजुर्ग आदमी, बहुत बुजुर्ग आदमी, वो इससे शादी करना चाहता था क्योंकि इसके पास पैसे बहुत थे। अच्छा। कहते हैं कि ये ऑर्फन थी, इसके माँ बाप नहीं थे, इसके पास पैसे बहुत थे, इसलिए इफ्तिकार उससे शादी करने, और इस्लाम ऐसी शादी की इजाजत देता है। ये मधु किशोर जी का ये कहना है, ठीक है ना। और इसके लिए वो कहती हैं कि उन्होंने पूरे इस्लामिक स्क्रिप्चर्स पढ़े और उन्होंने कहा कि ये प्रवृत्ति जाने, बलात्कार की प्रवृत्ति जानने के लिए उन्होंने इस्लामिक स्क्रिप्चर पढ़ा। कहा कि वो, मैं कहा मेरे दिमाग से वो पर्दा हट गया जो पर्दा ये मैकॉले एजुकेशन ने मुझे दिया था, इस किताब में वो कहती, इस पुस्तक में। अब उसके बाद क्या होता है कि एक अशरफ मियां तो गायब हो गए। अब एक यूसुफ साहब आए, उन्होंने कहा ये मेरी एडॉप्टेड बेटी है, एक नसीम बानो उनकी पत्नी है, यूसुफ की। अब यूसुफ मियां बोलते हैं कि भाई ये तो मेरी बहन की लड़की है और मैंने इसको गोद लिया है, मेरी बहन गुजर बैठी, ठीक है,
गुजर गई, तो इसलिए मैंने इसको गोद लिया। अब उनके दो बेटे पहले से थे। तो मधु किश्वर जी ने उससे पूछा कि भाई ये बता कि तू इसको, ये छोटी लड़की को तू पढ़ने क्यों नहीं भेजता था? तो अनिल ने, स्कूल बहुत दूर था। तब इन्होंने कहा जबकि तेरे दो बेटे तू भेज सकता था स्कूल में, तो इसको तू क्यों नहीं भेजता है? अब फिर से यही बात आती है कि क्योंकि इसके जो इसके जो पेरेंट्स थे उसके पास बहुत प्रॉपर्टी था, इसलिए इन्होंने एडॉप्ट किया। अब बाप का पता नहीं,